नर्मदा को इतना अच्छा मानते हैं, जैसे गंगा में अगर आप नहा लो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं, जी। लेकिन नर्मदा के आप सिर्फ दर्शन कर लो तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसी मान्यता है। 1450 मेगावाट सरदार सरोवर में बनती है, 1200 मेगावाट इंदिरा सागर में बनती है, 400 मेगावाट ओंकारेश्वर डैम में बनती है। समझू मैं कि अभी हम भोपाल में बैठे हैं, तो भोपाल शहर को कितना मेगावाट की जरूरत पड़ जाती होगी सर? हमारे ख्याल से भोपाल को 100 मेगावाट से काम चल जाएगा पूरे शहर का? हाँ, तो मतलब 12 भोपाल जैसे शहर अकेले इंदिरा गांधी पे इंदिरा सागर वाला पावर अकेला संभाल सकता है? आज़ादी के बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जी। शुरुआत की कि नर्मदा जो है वो हमारी जीवन रेखा है गुजरात और मध्य प्रदेश की, और गुजरात में इतना सूखा पड़ता है, इतना रेगिस्तान है कच्छ का, उन सब के लिए ये लाइफलाइन बन सकती है अगर हम एक डैम वहाँ पर बना दें। सर, जेके सुपर पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। भोपाल कमाल का शहर है सर, हम भोपाल आ पाए आपकी वजह से। आपको कैसा लगता है सर भोपाल? भोपाल बहुत खूबसूरत शहर है, लोग इसे शैल शिखरों और झीलों का शहर कहते हैं। जी। और मैं भी जब पहली बार मध्य प्रदेश एलोकेट हुआ था हाँ। तो यूपी से यहाँ शिफ्ट हुआ, तो मुझे भी भोपाल बहुत खूबसूरत लगा, बहुत प्रभावित किया। किस ईयर में आप पहली बार सर यहाँ पर एलोकेट हुए? 78 में आया था मैं यहाँ, 77 में मसूरी ट्रेनिंग में, और उसके बाद 78 में यहाँ आया था। हालांकि आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में है, लेकिन सर उसमें चलने से पहले 2 मिनट आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगा कि 78 का भोपाल और 2024 के भोपाल में क्या क्या फ़र्क आप देखते हैं सर? किस तरह का फ़र्क है? ट्रैफिक तो खैर ऑफ कोर्स हो ही गया होगा। ट्रैफिक हो गया है, बहुत विस्तार से बढ़ गया है। जहाँ मेरा घर बना है उसमें हमने 2001 में बनाया था तो ये जंगल होता था। हाँ। अब इससे 17 किलोमीटर आगे तक भी हाँ। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, बहुत से मकान बन गए हैं, हाँ। शहर बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, लेकिन अभी भी खूबसूरती और चार्म इसका बना हुआ है। अच्छा सर, यहाँ के लोग किस तरह बदले हैं जब से आप 78 से आप, क्योंकि आपका मैक्सिमम जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है वो मध्य प्रदेश में गुजरी है, तो किस तरह सर लोग यहाँ पे बदले हैं सर? यहाँ पर धीरे धीरे जो लोगों में बदलाव आया है वो ये है कि ट्रैफिक बढ़ा है, हो सकता है धीरे धीरे ये सुधरें, बाकी मुझे भोपाल तो अभी भी अच्छा लगता है। सर, आपने विकास के बारे में बात की कि भोपाल में काफी विकास हुआ है, विकास देश में भी काफी हुआ है, और उस विकास की कड़ी में एक ऐसा प्रोजेक्ट देश के अंदर हुआ जो बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट था, जिसके बारे में लोगों को इन डेप्थ जानना, जिसकी कहानी लोगों को जानना बहुत जरूरी है, वो है नर्मदा वैली डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। सर, क्या था ये प्रोजेक्ट और आपका एसोसिएशन ये कहाँ से होता है इस प्रोजेक्ट के साथ? इस यात्रा पे चलेंगे सर। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में का आइडिया किसने कंसीव किया सर? कहाँ से ये बात निकली? ये एक्चुअली शुरू में आज़ादी के बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरुआत की कि नर्मदा जो है वो हमारी जीवन रेखा है गुजरात और मध्य प्रदेश की, और गुजरात में इतना सूखा पड़ता है, इतना रेगिस्तान है कच्छ का, उन सब के लिए ये लाइफलाइन बन सकती है अगर हम एक डैम वहाँ पर बना दें गुजरात में, समुद्र में मिलने से पहले। क्योंकि नर्मदा एक ऐसी नदी है जो वेस्ट की तरफ बहती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है और अरेबियन सी में मिलती है। तो वहाँ से शुरुआत हुई, और जब सरदार सरोवर की बात शुरू हुई, उसके बारे में सोचा गया, तो 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया सरदार सरोवर डैम साइट का, और उसके बाद थोड़ा सा विवाद शुरू हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर नर्मदा बहती है, गुजरात में बहुत कम नर्मदा बहती है, लेकिन डैम वहाँ बन रहा था, सारा पानी वहाँ उपयोग हो जाता। तो इस डिस्प्यूट के कारण केंद्र सरकार को एक नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाना पड़ा। ठीक बात। और उसके अध्यक्ष थे जस्टिस रामास्वामी, और उन्होंने काफ़ी लोगों को सुनवाई करके, लोगों के क्लेम्स ऑब्जेक्शंस बुला के, स्टेट गवर्नमेंट्स को सुन के, सारे अच्छी तरह से देख के उन्होंने अपना अवार्ड दिया था नवंबर-दिसंबर 1979। उस अवार्ड में उन्होंने कहा कि नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसमें ऑन एन एवरेज हर साल 28 मिलियन एकड़ फीट 28 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है। तो इसमें से चूंकि मध्य प्रदेश में ज़्यादा लंबाई इसकी है, तो मध्य प्रदेश को इसका 18.25 मिलियन एकड़ फीट एलोकेट करेंगे, पानी मिलना चाहिए, पानी मिलेगा। 9 मिलियन एकड़ फीट मिलेगा गुजरात को।
0.5 मिलियन एकड़ फीट मिलेगा महाराष्ट्र को, क्योंकि वहाँ बहुत थोड़ा सा एरिया है जी, और 0.25 राजस्थान को देंगे जी। सबसे कम राजस्थान में इसका सबसे एरिया कम, भी सबसे क्योंकि कम। राजस्थान बिल्कुल अलग है, नर्मदा वहाँ से बहती भी नहीं है। जी, उनका सिर्फ ये है कि वो कच्छ रेगिस्तान के उधर से है, जी, तो उससे फ़ायदा ये होगा जी, कि वहाँ पानी भेजने के लिए जो कैनाल जाएगी वो पूरे कच्छ तक को पानी पहुँचा देगी। जी। उस हिसाब से रखा गया। हाँ, और दूसरा इसमें स्टेट्स का भी रहता है हुँ, कि अगर राजस्थान को 0.25 मिलियन एकड़ फीट पानी जाना है हुँ। तो उनके पैसे भी लगेंगे इस नहर को बनाने में, अच्छा, तो बिल्कुल। गुजरात को कुछ फ़ायदा हो जाएगा जी, जी, जी। कि हाँ, हमें कम कॉस्ट में वो नहर मिल जाएगी। जी, तो ये सब चीज़ें होने वो था। जी, और उसमें ये शर्त भी रखी उन्होंने, जी। जस्टिस रामास्वामी ने, कि 45 साल बाद इस अवार्ड को रिव्यू किया जाएगा, और ये साल 45वां साल अच्छा, है। यही साल है वो साल जब यही वो साल रिव्यू है और रिव्यू 45। के लिए प्रोसेस चालू हो चुका है या अभी समय अभी है? नहीं, होना है नवंबर के बाद, जी, अगले महीने के बाद रिव्यू का प्रोसेस शुरू होगा। जी। तो उसमें ये शर्त रखी थी हुँ, कि जो राज्य अपने हिस्से का पानी उपयोग नहीं कर पाएंगे 45 साल में, हुँ, उतना हिस्से का पानी जो है रिव्यू किया जाएगा और हुँ। रीएलोकेट होगा। अच्छा, हाँ, तो ये बड़ा क्रूशल ईयर है, हाँ, और सारे स्टेट्स अपनी-अपनी जो है रिपोर्ट्स वो बना रहे होंगे? बना रहे हैं, जी। अपना सब अध्ययन कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा यूटिलाइज़ हो जाए। तो ऐसी स्थिति अभी है। हाँ, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई हाँ, कि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से हाँ, जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, जी, दूसरे प्रोजेक्ट्स बनते थे, जी, तो उनके लिए ज़मीन जो है हाँ, वो ब्रिटिश लॉ, जी, जो अपने कॉलोनियल गुलामी के समय कानून बना था, हाँ, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, हाँ। उसके अंतर्गत एक्वायर कर लेते थे और गरीब किसानों को भगा देते थे। अच्छा। हाँ, हुँ, थोड़ा-सा पैसा देके भगा देते थे। हुँ, और उन परिवारों का क्या होता था, बेचारे कहाँ मरते थे, हुँ, खपते थे, हुँ, कोई चिंता नहीं थी। हुँ, तो इन प्रोजेक्ट्स में जब लाखों परिवार हुँ, उजड़े, हुँ, गाँव से अपने अपरूट हुए, हुँ, तो उनने आंदोलन शुरू किया। टिहरी डैम प्रोजेक्ट, नर्मदा प्रोजेक्ट, इन सब के लोगों ने हुँ। आंदोलन शुरू किया। और नर्मदा में तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक संस्था बनी, बहुत बड़ा लेवल पे आंदोलन बहुत हुआ। बड़े लेवल पर आंदोलन हुआ। जी, और इनने ध्यानाकर्षित किया हाँ, लोगों का कि भाई इन लोगों को जो अपरूट करते हैं तो उनके लिए हाँ, सिर्फ थोड़ा सा पैसा दे के भगा देना अच्छा नहीं है, हाँ, क्योंकि इनके बच्चों की पढ़ाई डिसरप्ट हो जाती है। करेक्ट। 1-2 साल बेचारे कहीं हुँ, पढ़ ही नहीं पाते, हुँ, तो उनका करियर ख़त्म हो जाता है। हुँ, इन लोगों का लाइवलीहुड ख़त्म हो जाता है। हुँ, इनको पानी, इनको निस्तार के लिए चीज़ें कहाँ से मिलती थी वो सब रहता नहीं, हुँ, और कहीं भी आप इनको डाल देते हैं। हुँ, तो ऐसे में रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट हुँ, के बारे में कुछ कानून होना चाहिए, हुँ, कुछ आज़ाद हिंदुस्तान का पता इन्हें भी लगना चाहिए हुँ, कि हमारा देश आज़ाद है और हमारे हाँ, लिए भी परवाह कर रहा है। जी, तो वो सब चीज़ें बनना शुरू हुई, हुँ, थोड़ा बहुत उसमें आया। हुँ, और इसमें मैं एक छोटा सा एनेक्डोट जोड़ना प्लीज़ चाहूँगा सर। हाँ, कि मैं इंदौर में कलेक्टर था जी, 86 में, हाँ, और 86 में? हाँ, जी, 1986 में, ठीक, और अचानक हुक्म आया दिल्ली से हाँ, कि साहब 17 गाँव को आपको विस्थापित करना है और वो ज़मीन हमें लेके देनी है और 6 महीने में देनी है, हाँ, और कोई भी उसमें विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें हाँ, अपनी तोप को टेस्ट करना है हाँ, फील्ड फायरिंग रेंज के लिए। हाँ, तो वो बड़ा विकट काम था। हाँ, तो मैं यंग कलेक्टर, 8 साल नौकरी हुई थी उस समय। जी, मैं कानून पढ़ा, मैंने तो हाँ, देखा ये तो बहुत ही बेकार कानून है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बनाया था। हाँ, लेकिन मैंने सोचा मैं अपने हिसाब से करूँगा, तो मैं उन हाँ, 17 गाँव में लोगों के पास गया। हाँ, एक कम्प्लेक्शन भी गड़बड़ था। हाँ, दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, हाँ, और हमारा जो एमएलए था उन 17 गाँव के एरिया का, हाँ, वो बीजेपी का था। अच्छा, हाँ, हुँ, तो बैलेंस भी बड़ा डेलिकेट था। हाँ, तो मैंने उन गाँव वालों के साथ बैठ के हुँ, 3-4 दिन गया मैं वहाँ, हुँ, उनके पास बैठ के मैंने हुँ, उन्हीं से पूछा कि तुम बताओ क्या करें कि जिससे तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, हुँ, और तुम कहीं कोर्ट वोर्ट में नहीं जाओ, कोई हुँ, केस नहीं लगाओ, और ये हुँ, ज़मीन चुपचाप दे दो हुँ, डिफेंस को, हुँ, ताकि वो अपनी फील्ड फायरिंग रेंज शुरू कर सकें। हुँ, तो उन्होंने मुझे बड़ी छोटी-छोटी बातें बनाई। बताइए सर क्या थी वो? जैसे उन्होंने बताया कि बच्चों का एडमिशन जहाँ हम जाएँगे वहाँ करवा दीजिए पहले से, ताकि हाँ, वो बेचारे हाँ, पढ़ते रहें। हाँ, हमें पहले से पैसा दे दीजिए हाँ, ताकि हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ ज़मीन खरीद लें, हाँ, और 1 साल हम इधर भी ज़मीन की खेती करें, हाँ, उधर भी करें, हाँ, ताकि हमें डबल इनकम हो जाए, तो हमें जो उल्टे-सीधे खर्चे आते हैं करेक्ट, शिफ्टिंग में, हाँ, वो ठीक हो जाए। और इसके बाद जो भी हमें सामान ले जाना है हुँ, शिफ्टिंग में, हुँ,
उसके लिए बैलगाड़ी का खर्चा या जैसे भी हम ले जा सकते हैं उसका कुछ खर्चा हमें दे दीजिए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें उनने कही। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल वाजिब है, आजाद देश में अपने लोगों के लिए इतना तो करना ही चाहिए। तो मैंने उसकी पॉलिसी बनाई, प्रोग्राम बनाया, और उसमें थोड़ा सा अंतर पड़ा कि जो 9 करोड़ मुआवजा होता था उनकी जमीन का, वो करीब 25 करोड़ बन गया। तो मैंने वो स्कीम बना के भेज दी डिफेंस में। तो वहां पे लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए कि साहब कानून तो ये कहता है और ये एक कलेक्टर है ये कहता है कि 25 करोड़ चाहिए, ये तो बहुत गलत है। तो मेरी पेशी हुई वहाँ दिल्ली। तो डिफेंस सेक्रेटरी बहुत अच्छे थे, मिस्टर टी.एन. शेषन थे उस समय, जो बाद में चुनाव आयोग भी बने। तो पहले तो उनने भी मुझे डांट लगाई कि ये क्या समझते हो तुम अपने को, पार्लियामेंट से भी ऊपर हो, कानून से भी ऊपर हो। मैं सुनता रहा, फिर उन्होंने खुद ही कहा कि अरे भाई तुम खड़े हो, बैठ जाओ, तुम बोलो कुछ। तो मैंने कहा साहब मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि मेरा जब तबादला होता है, मैं नरसिंहपुर से इंदौर कलेक्टर बन के गया, तो मुझे सामान शिफ्ट करने के लिए, फैमिली शिफ्ट करने के लिए पैसे मिले, वहाँ अस्थायी अकोमोडेशन मिला, जब तक घर नहीं मिलेगा तब तक आप इसमें रहिए, वो भी फ्री मिला, ट्रांसफर ग्रांट मिली मुझे, इतना सब सुविधाएं मिली। यहाँ हम इन लोगों को इनकी मातृभूमि से, इनकी खेती की जमीन से हमेशा के लिए उजाड़ रहे हैं कि भाग जाओ यहाँ से, और हम कह रहे हैं कुछ नहीं देंगे तुम्हें, बस इसकी कीमत देंगे। ये गलत है। वो तुरंत समझ गए, बोले यस यू आर राइट, तुमने सही किया है और इसको करो। अच्छा ये बताओ कि अगर हम कल चेक दे दें 25 करोड़ का तो हमें 6 महीने में ये जमीन मिल जाएगी? मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएगी। बोले कोई केस तो नहीं होगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। और वापस में आया तो मेरी टेबल पे 25 करोड़ का चेक था, क्योंकि डिफेंस का महू में बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, इंदौर के ही जिले में आता है। तो वो तुरंत चेक रख गए वहां से हुक्म आते ही, और मैं पहुंचा तो मुझे चेक मिल गया और काम शुरू हो गया और एक्वायर हो गए, 17 गांव शिफ्ट हो गए। और वो बीजेपी के एमएलए एक दिन गांव के सारे लोगों को लेके कलेक्ट्रेट आए, तो मेरे एसपी घबरा गए कि पता नहीं क्या आंदोलन करने वाले हैं ये। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप संभल के रहिए, वो बहुत भीड़ आ रही है और महू से आ रहे हैं और बीजेपी एमएलए भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा देखता हूँ, मैंने अपने एसडीएम को भेजा, दिखवाया, पता ये लगा कि वो सब मालाएं लेके आ रहे थे और मेरा अभिनंदन करना चाहते थे कि आपने ऐसे भू अर्जन किया है कि हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते, हमें तो ऐसा स्वर्ग का अनुभव हो रहा है, इतना बढ़िया हुआ। तब मैंने बताया एसपी को, भाई ये तो खुश हैं लोग। तो वो चीज़ जो है जो वहाँ की गई कानून के ऊपर उठ के, वही चीज़ जरूरत है डैम आउस्टीज के लिए। डैम से जो लाखों लोगों को हटाया जाता है वो जरूरत थी, लेकिन वो पॉलिसी बनते बनते, ये आंदोलन चलते चलते काफ़ी कशमकश हुई और बनते बनते ये फाइनली बनी 2003 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तब 2003 में पॉलिसी बनी। फिर उसमें कुछ और संशोधन हुए, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने, जो इनकी कांग्रेस की होती है, उसने 2004 में पावर में आने पर कुछ संशोधन किए और फाइनली 2007 में बनी, जबकि ये डैम बनने शुरू हो गए थे उसी समय। तो उसके कारण जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का पॉइंट था वो कवर हुआ इन डैम्स के कारण, और बहुत अच्छी तरह से कवर हुआ। लेकिन उसके बाद भी जद्दोजहद चलती रही। सरदार सरोवर की हाइट पहले 98 मीटर्स रखी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको बढ़ाया क्योंकि केस चल रहा था। फाइनली 138 हुई 2012 में। 138.68 मीटर जो आज है वो 2012 में जाके हुई। और 2011 में एक बहुत बड़ा केस था मध्य प्रदेश का, नर्मदा बचाओ आंदोलन विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार और एनवीडीए, नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसकी वजह से रास्ते खुले, क्योंकि उस समय तक 2011 तक नर्मदा बचाओ आंदोलन की क्रेडिबिलिटी पूरे एरिया में बहुत जबरदस्त थी, कमाल की थी और बढ़िया चल रहा था। लेकिन उस केस में उन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया। उनको जो भी पैसा देने वाले लोग थे वो बड़े बड़े किसान थे और उनने अपोज किया कि साहब नहर नहीं बननी चाहिए क्योंकि ये एरिया इरिगेटेड है। और मैं उस समय नर्मदा घाटी में आ गया था एज वाइस चेयरमैन। तो मैंने खुद प्लीड किया केस सुप्रीम कोर्ट में और मैंने सारे फैक्ट्स रखे कि साहब ये गलत कह रहे हैं, इरिगेटेड नहीं है। क्या हुआ है कि जो बहुत बड़े किसान हैं उनने पाइपलाइन डाल के
नदी में और वहां मोटर लगा के और पानी उठा लिया है जी। और अपनी खेती उससे सींचते हैं। छोटा किसान बेचारा जब सूखा पड़ता है तो इनके पास जाता है तो वो कहते हैं 1/3 फसल लेंगे, 1 पानी देंगे। ये उनका बिजनेस मॉडल है। वो चल रहा है। तो इस वजह से अपने को तो बनाना चाहिए नहर, तभी ये गरीब किसानों को फायदा होगा जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इत्मीनान से सुना और तुरंत कहा कि मेधा जी ये तो ये है, इसमें तो हम चाह रहे हैं कि बनना चाहिए। मेधा पाटकर, हाँ, उन्होंने कहा नहीं साहब ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा कि अब कौन सही बोल रहा है ये जांच करने के लिए हम एक डिस्ट्रिक्ट जज को भेजेंगे। एक कमीशन बना दिया उन्होंने देवास के डिस्ट्रिक्ट जज को कि आप जांच करके आइए कि मिस्टर रावत सही बोल रहे हैं सही बोल रही हैं। अब वो गई वहां पे, मैं भी गया, डिस्ट्रिक्ट जज भी आया अपनी टीम लेके, देखा उन्होंने तो फील्ड तो बिल्कुल साफ है कि पाइप पड़े हुए हैं और सेठ ये बता रहा है कि हम तो फ्री में पानी दे देते हैं जब भी गरीब किसान में आते हैं। गरीब किसान ये कह रहा है कि साहब इसी बार हमारा 2 पानी लिया, 2/3 फसल इनके पास चली गई, 1/3 मुझे मिली, मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। रो रहा है। तो क्लियर हो गया और डिस्ट्रिक्ट जज ने रिपोर्ट में बता दिया कि साहब ये तो बिल्कुल एक्सप्लॉयटेटिव हो रहा है और नहर नहीं बनेगी तो ये सब मर जाएंगे। तो उस फैसले ने 11 मई 2011 अभी भी मुझे याद है, उस फैसले ने स्थिति बदली की क्रेडिबिलिटी एकदम से डाउन हुई पूरे एरिया में और प्रशासन में, कोर्ट्स में, सब जगह, क्योंकि वो गलत पकड़ी गई और यहाँ से हम लोगों का सही स्टैंड पकड़ा गया। और उससे ये हुआ कि अब नर्मदा के डैम्स और कैनाल्स जो भी प्रोजेक्ट्स हैं कोई रुकावट उनमें नहीं होगी, क्योंकि 11 के बाद तेजी से काम चला। तो 17 में इनॉग्रेशन हो पाया। और वही चीज हमारे डैम्स की रही। इंदिरा, हमारे यहाँ 29 डैम बनने हैं। इंदिरा पूरे प्रोजेक्ट में कितने डैम्स है सर? 30 डैम है, जिसमें एक गुजरात में और 29 मध्य प्रदेश में। और कितने बन चुके हैं सारे? नहीं, सरदार सरोवर बन चुका है, उनका गुजरात का तो एक ही था तो पूरा बन गया। लेकिन मध्य प्रदेश के अभी भी करीब 6 डैम अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी बन चुके हैं? अपर नर्मदा, हाँ बाकी बन चुके हैं। अपर नर्मदा हाल नहीं, 2-3 तो अबंडन भी हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, अपर नर्मदा, हालोन और 2-4 और ऐसे हैं जो बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं और 1-2 छोड़ने पड़े हैं, बाकी सब बन गए हैं। और यूटिलाइजेशन के नाम पर गुजरात ने तो अपना पूरा 9 मिलियन एकड़ फीट यूटिलाइजेशन जो है पूरा कर लिया है, बल्कि उससे ज़्यादा ही कर लिया है। मध्य प्रदेश का पानी का यूटिलाइजेशन जो है अभी करीब 13 मिलियन एकड़ फीट है, मतलब 5.25 कम है। तो जो डैम बन रहे हैं 6, उनसे वो पूरा होगा। तो उनका आर्गुमेंट ये होगा कि साहब अब डैम तो बन रहे हैं, कोई आधा बन चुका है, कोई 2/3 बन चुका है, कोई 3/4 बन चुका है, तो बन तो जाएंगे ये 3-4 साल में। तो यूटिलाइज पूरा होगा। तो हमारा तो यूटिलाइजेशन पूरा मान के ही आप रिव्यू करिए। तो ऐसी स्थिति आएगी। अब जो भी आगे चल के होगा उस पर डिपेंड करेगा। सर, इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे जो डैम बने, उनमें से जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट डैम्स माना जाता है वो सरदार सरोवर डैम है। आप एक कैपेसिटी में उससे भी एसोसिएटेड रहे हैं। उस डैम के बारे में अगर थोड़ा सा आप हमें बता सकें कि क्या डैम है, किस तरह विकास में कंट्रीब्यूट करता है, उसकी यात्रा पे चलते हैं सर। वहाँ क्या हुआ सर? वो डैम इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गुजरात जो था उसकी स्थिति पानी के मामले में बहुत ही खराब थी। कच्छ का पूरा रेगिस्तान सूखा पड़ा था। जो दूसरा एरिया था वो भी धीरे धीरे वाटर टेबल डाउन होने से वो भी रेगिस्तानीकरण में जा रहा था। आज भी स्थिति है। एक गांव में मैं अभी 6 महीने पहले गया था तो वहाँ पानी इतना विषैला हो चुका है, ग्राउंड वाटर, क्योंकि ड्रॉ हुआ, नीचे गया। अब जो पानी नीचे जा रहा है वो बारिश का कम जा रहा है, इंडस्ट्री से निकला हुआ, सीवेज से निकला हुआ वो ज्यादा जा रहा है। तो वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा जहरीला सा हो गया। तो वहाँ वनस्पति तक नहीं उगती। ऐसी स्थिति मैंने देखी वहाँ। तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज थी कि ये बन जाए। तो साबरमती नदी जो है वो सीवर की तरह दिखती थी। अच्छा। इतनी स्मेल आती थी। जब भी मैं अहमदाबाद गया उस समय तो साबरमती नदी तो दिखती नहीं थी, बस एक नाला दिखता था जिसमें सीवेज बहता था। बहुत तेज स्मेल आती थी। आज वो देखिए आप तो रिवर फ्रंट बना हुआ है, नदी में पानी हमेशा भरा हुआ है, खूबसूरत दिखती है, काफी चेंज आ गया। तो इस डैम की वजह से, सरदार सरोवर डैम की, और ये परिकल्पना थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो हमारे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और इसी डैम की वजह से ही ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, क्योंकि ये डैम सारा पानी ले जाता। तो ये पूरा विवाद शुरू हुआ और सबने अपना अपना हिस्सा मांगा। और पूरा प्रोजेक्ट बनने की सबसे पहली वजह
सरदार सरोवर डैम है। वही डैम रहा। जी जी जी। उसका डिजाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या खास बात है सर उस डैम में? उस डैम में उन्होंने डिजाइन इस तरह से किया है, हाँ, जो टरबाइन होंगे बिजली बनाने वाले, हाँ, वो पंप एंड टरबाइन होंगे जी, दिन में, हाँ, जिस समय बिजली की कम जरूरत होती है जी, उस समय पंप से जो पानी समुद्र की तरफ चला गया है उसको पंप करके ऊपर भर लेंगे, ठीक, और रात में जब बिजली की ज्यादा जरूरत होती है तो टरबाइन चला के उसको फिर छोड़ देंगे। तो दिन में चूंकि बिजली सस्ती मिलती है, डिमांड कम है, तो पंप चलाने में जो खर्चा आएगा वो अगर 1 रुपए आता है तो उसी पानी से रात में जो बिजली है 6 रुपए की बन जाएगी। प्रॉफिट 5 रुपए हो जाएगा और डिमांड पूरी हो जाएगी। तो वो पंप टरबाइन लगाना और उसके हिसाब से कैनाल भी बनाना, मतलब उन्होंने कैनाल भी इतनी चौड़ी बनाई क्योंकि उन्हें राजस्थान तक पानी ले जाना था। तो इतनी चौड़ी है कि वो नदी से कम नहीं दिखती है, करीब 10 मीटर चौड़ी है। तो कैनाल बहुत अच्छी बनी है, काफी किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है। अब तो वहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने से टूरिस्ट स्पॉट भी बहुत जबरदस्त बन गया है, वो बहुत ही अच्छा हो गया है। और स्टोरेज भी इसका बहुत जबरदस्त है, 7.5 मिलियन एकड़ फीट स्टोरेज है इस डैम का। लेकिन इस डैम में दूसरी खास बात यह है कि जितना पानी अलॉट हुआ है उतना ऑलमोस्ट उतना हो रहा है, लेकिन इसका स्टोरेज जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल है। डैम में होगा शायद 6 मिलियन एकड़ फीट, लेकिन 1.5 जो है वो एक नदी में ही है। अच्छा, 250 किलोमीटर लंबाई में। क्योंकि वहाँ दोनों तरफ एलिवेशन बहुत ज्यादा, पहाड़ियां हैं, तो वो नदी सक्रिय है, तो पानी फैल नहीं सकता, तो पानी नदी में ही ऊपर उठ जाता है। 20 मीटर 25 मीटर 30 मीटर ऊपर उठ जाता है, और उसी कारण डूब बहुत है मध्य प्रदेश में। डैम गुजरात में है, लेकिन सारी डूब जो है, सारा जो विस्थापन हुआ वो मध्य प्रदेश में हुआ। बड़वानी, अलीराजपुर, ये पूरा ट्राइबल एरिया है। तो अगर पुराने कानून के अनुसार कार्यवाही होती रहती तो ये बेचारे आदिवासी लोग खत्म हो जाते, वो जनरेशन खत्म हो जाती, पता भी नहीं चलता लोगों को। लेकिन चूंकि पुनर्वास अच्छा हुआ, लोगों को ठीक पैसे मिले, लोगों को ठीक पुनर्वास मिला, पुनर्वसाहट हुई उनकी, तो अच्छी चीज हो जाने से वो लोग भी काफ़ी ठीक हैं, उनकी नई जनरेशन भी काफ़ी ठीक है, और अभी भी मतलब खेती वेती वो कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। और फिर यहाँ के डैम भी पूरे हो गए, जैसे इंदिरा सागर पूरा हो गया। इस बारे में आ रहा था सर कि और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट डैम जो सुनाई देता है, ये जो सबसे फेमस डैम है, वो है आपका इंदिरा सागर डैम। उसमें इसमें क्या फर्क है सर? इंदिरा सागर डैम जो है पूरे नर्मदा वैली का मदर रिजर्वायर कहलाता है। अच्छा, सबसे बड़ा रिजर्वायर है जी। इसमें 12.5 मिलियन एकड़ फीट पानी है। अच्छा, जबकि सरदार सरोवर में 7.5 है। तो सबसे ज्यादा इसमें है, और इसी से रिलीज होके जो शेयर है गुजरात को वो दिया जाना प्रस्तावित है। अच्छा। और उसके नीचे एक ओंकारेश्वर डैम भी बना है, जो ओंकारेश्वर पहाड़ियों के बीच में है जी। वो बहुत छोटा रिजर्वायर है, लेकिन वो सिर्फ पावर जनरेशन के लिए बना है, क्योंकि वहाँ फॉल बहुत ज्यादा था। अच्छा, फॉल है, 30 मीटर का फॉल था जी। तो पावर जनरेशन के लिए, मध्य प्रदेश के लिए जी। और बाकी उसके ऊपर हैं फिर बरगी है, तवा है, अपर नर्मदा है, हालोन है, लोअर गोई है, अपर बेदा है, मान, जोबट, काफी डैम्स हैं। सर, इस प्रोजेक्ट में अगर इस प्रोजेक्ट को हम सिर्फ समझने के लिए समझे, तो आप इसको अगर कंपोनेंट्स में डिवाइड करें नर्मदा वैली प्रोजेक्ट को, तो क्या क्या कंपोनेंट होंगे? जैसे डैम एक कंपोनेंट हो गया, डैम वैसे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं सर इस प्रोजेक्ट? डैम एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, सबसे मेजर कंपोनेंट, जिसमें 29 मध्य प्रदेश में और एक गुजरात में जी। फिर कैनाल लेंथ जो है गुजरात में भी बहुत ज्यादा है, कम से कम नहीं तो 800 किलोमीटर गुजरात में ही है। फिर मध्य प्रदेश में अगर देखें तो इंदिरा सागर ओंकारेश्वर की जो कैनाल लेंथ होगी वो होगी करीब 1200 किलोमीटर। फिर फील्ड चैनल्स, पावर जनरेशन की जो मशीनें हैं जी, वो जी। तो ये सब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहलाते हैं। इरिगेशन तो है ही, ड्रिंकिंग वाटर भी है, पावर जनरेशन भी है, ये सब उसमें शामिल हो जाता है। तो ये पूरे एरिया की तस्वीर ही बदल देते हैं। जैसे अगर आप जाएंगे इंदिरा सागर ओंकारेश्वर के कमांड एरिया में, तो खंडवा में, खरगोन में, बड़वानी में अब आप देखेंगे कि सारा ग्रीन हो चुका है, वहाँ पूरा ग्रीन है। ऊपर हेलीकॉप्टर से अगर देखें तो जो पहले बंजर भूमि और रेगिस्तान जैसा दिखता था वो सब बढ़िया दिखता है। और यहाँ तक मैंने देखा
कि एक एरिया था गंधवानी, वहाँ पे एक सीमेंट फैक्ट्री किसी ने लगाई थी जी और वो सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गई थी और खंडहर पड़ी थी। जब मैं देखने जाता था जी तो खंडहर पड़ी थी, बंद हो जी गई, क्योंकि कोई टेकर नहीं, और वो इतनी अंदर अंदर बनी थी कि वहां से सीमेंट को ट्रांसपोर्ट करना बहुत महंगा पड़ता था, ठीक बात। तो बंद हो गई थी। हाँ इन डैम के बन जाने से वहाँ इरिगेशन हुआ, हाँ 3-3 फसलें होने लगी हाँ बंजर जमीन में। हाँ आदिवासी के पास पैसा आया, हाँ उसने भी पक्के मकान बनाना शुरू किए। हाँ सीमेंट की डिमांड इतनी बढ़ी हाँ कि वो फैक्ट्री पुनः चालू हो गई हम्म और 2 फैक्ट्रियां और लग गईं। हाँ इतना ज़्यादा सीमेंट की डिमांड उस एरिया में बढ़ी हाँ कि वो फैक्ट्री भी चालू हो गई हाँ और 2 फैक्ट्रियां और लग गईं। हाँ तो इस तरह से उस पूरे एरिया में चेंज आया, हाँ विकास का बहुत चेंज आया। और वहाँ क्या है, फसलें भी कैश क्रॉप ज़्यादा होती हैं। अच्छा हाँ, मसाले, हाँ मिर्ची, हाँ ये सब बहुत होता है और वो बहुत जल्दी बिक जाता है और बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। जी तो उससे वहाँ हाँ, लोगों में काफ़ी वो अंतर आया है, आर्थिक विकास भी बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ है। और मैं तो इससे भी कनेक्ट करूँगा हम्म कि पहले जब ये डैम नहीं बने थे, हम्म तब आगरा बॉम्बे रोड पर जैसे शिरडी जाने वाले, हम लोग भी कलेक्टर इंदौर थे तो शिरडी जाते थे। हम्म जब भी शिरडी जाते थे तो वहाँ पर हम्म कारवान बनते थे, हम्म शाम के बाद हम्म, गाड़ियों को अकेले नहीं जाने देते थे, हाँ क्योंकि ये आदिवासी जो है हाँ ये गुफन से या तीर कमान से हाँ लोगों को घायल करते थे हाँ और लूटते थे, उसी से उनके जीवन यापन होता था, हाँ। क्योंकि जमीन में तो अच्छा, कुछ उनका होना नहीं। प्रोफेशन न था, लूट पाट ही उनका प्रोफेशन था। बस, हाँ तो जो आगरा बॉम्बे नेशनल हाईवे था उस हाँ पे ऐसे ही बेचारे अपना जीवन यापन करते थे हाँ और एक एक आदमी के ऊपर 20-20 50-50 केसेस होते थे। हाँ और ये जब हो गए डैम और हाँ 3 फसलें होने लगी, हाँ। तो मुझे सरप्राइज हुआ कि एक भी केस नहीं किसी के खिलाफ क्राइम लूट का, बहुत ड्रॉप हुआ। खत्म हो गया, हाँ जीरो हो गया। हाँ और कारवान भी नहीं बनते हाँ गाड़ियों के, कि मतलब एक 100-200 गाड़ियां एक साथ भेजेंगे, हाँ वो सब कुछ नहीं। अब तो आप चले जाइए, कोई हाँ, दिक्कत ही नहीं है। हम्म तो सेक्रेटरी भारत सरकार आए देखने कि हाँ भाई यहाँ क्या चेंज आया डैम से। हाँ तो सबसे पहले उन्होंने यही नोटिस किया, हाँ एक बाबा के नाम 14 केसेस थे लूट के। हाँ। उनके घर पहुंचे तो पूछा उनसे कि भाई आप ये बताइए कि आपने पिछले 4 साल में आपके ऊपर हाँ 14 केसेस थे लूट के, हाँ अभी तो एक भी नहीं है। हाँ तो वो आदिवासी कितना भोला होता है, उसने जवाब दिया, हाँ देख तो रहे हो आप, हाँ। टाइम किसे है लूटने का। 3-3 फसल ले रहे हैं, उनको प्रोसेस करना, हाँ फिर ये ट्रैक्टर आ गया है, गाड़ी आ गई है, हाँ बाइक आ गई है, ये सब आ गया है। हाँ इन सब को देख के आपको नहीं लगता कि अब लूटने की जरूरत नहीं हाँ है। हाँ तो इस तरह से चेंज उस एरिया में आया है। हाँ, हाँ। सर, इतनी बिजली का उत्पादन होता है, इतनी बिजली बनाते हैं सर हम लोग, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि सर इतनी बिजली बनती है, आपके समय में क्या पॉलिसी बनी, बिजली से क्या चेंज आया, बिजली किस कहाँ बनती, किस सबसे ज्यादा किस डैम से बनती है, ये सब के बारे में अगर हमें थोड़ा सा समझे सर तो। बिजली का जो है 1450 मेगावाट सरदार सरोवर में बनती है, 1200 मेगावाट इंदिरा सागर में बनती है, 400 मेगावाट ओंकारेश्वर डैम में बनती है। बाकी फिर छोटे छोटे हैं 50 मेगावाट 25 मेगावाट इस तरह से। और फिर कुछ कैनाल हेड पावर हाउस भी हैं, क्योंकि कैनाल में भी ड्रॉप है। तो जैसे इंदिरा सागर में कैनाल का जो ड्रॉप है उससे 15 मेगावाट बनती है। जो सरदार सरोवर में कैनाल पे 5 बने हैं उनमें 250 मेगावाट बनती है। सर मैं ये समझना चाह रहा था कि अगर मेगावाट को आप समझा सकें कि सपोज करिए 15 मेगावाट बिजली जैसा आप बता रहे हैं कहीं किसी पावर प्लांट से बनती है, तो वो 15 मेगावाट को अगर आप एक कॉमन आदमी को समझाए तो कितनी बिजली होगी और कितने लोगों के काम आ सकती है सर वो? 15 मेगावाट का मतलब हुआ 15,000 किलोवाट, जी और 1 किलोवाट में 1,000 वाट होते हैं। जी तो इस तरह से वो हो जाता है करीब 15 लाख वाट। जी और एक घर में अधिक से अधिक हाँ खर्चा जो होता है जी वो 1,000, 2,000, 3,000 वाट। जैसे मेरे घर का कनेक्शन जो है ये वो प्रति माह बता रहे हैं आप? वाट नहीं, कितना ये जो 1000 मेगावाट बता रहे हैं, जो हाँ। कंजम्पशन आप बता रहे हैं, ये हर दिन का बता रहे हैं या हर दिन का है, एक हर दिन दिन का का है वो ठीक तो, क्योंकि पावर ऐसा है जब हम्म। जनरेट हुई तभी खर्च होनी है, ठीक ठीक कहीं रख नहीं सकते इसको जी आप। जी जी पैसे की तरह नहीं है कि आपने कमा के रख लिया जी बाद में खर्च कर रहे हैं, जी ये तो मैच करना होता है। कांस्टेंट आपको खर्च करनी है तो हाँ, वेस्ट हो जाएगी। खर्च जब बढ़ रहा है हाँ, तो वहां ज्यादा जनरेशन करने के लिए ज्यादा जनरेट करते हैं, नहीं तो जी। वो नेटवर्क ही फट हो जाएगा। करेक्ट हाँ, तो इसलिए ये तुरंत ही खर्च होता है। जी तो जितना आप जनरेट कर रहे हो उतना ही खर्च जी करना है। जी तो जैसे एक घर में, जैसे हमारे घर का कनेक्शन लें तो जी 5,000 वाट का है जी कनेक्शन टोटल, जी तो हम किसी भी समय 5,000 वाट खर्चा कर सकते हैं। जी लेकिन यह है कि होता नहीं है, करेक्ट पूरे बल्ब पूरे एसी सब हमेशा थोड़ी चलते हैं, जी जी तो उस हिसाब से वो वहाँ कम जनरेट करते हैं। करेक्ट।
जैसे जनरली हाइड्रो पावर के प्लांट जो है बंद कर देते हैं। अच्छा। हाँ, वो उसी समय चलाते हैं जब इमरजेंसी हो कि अब बढ़ रहा है लोड, उस पर चलाओ। जनरली जो थर्मल होते हैं कोयले से, वो चलते रहते हैं हमेशा, जिससे कि जो मिनिमम डिमांड है वो मीट होती रहे। और जैसे ही डिमांड में स्पाइक आया, उसे बढ़ाने के लिए एक चला दिया हाइड्रो वाला, ओंकारेश्वर का एक टरबाइन चला दिया, 2 चला दिए, ऐसे चलाते रहते हैं वो। अच्छा, ये एक्स्ट्रा पावर है जो जरूरत पड़ने पे यूज की जाती है। जरूरत पड़ने पे यूज की जाती है टू मीट द डिमांड, उस तरह से। और सर ये समझू मैं कि अभी हम भोपाल में बैठे हैं, तो भोपाल शहर को कितना मेगावाट की जरूरत पड़ जाती होगी सर? अकेले अगर शहर को लें तो हमारे ख्याल से भोपाल को 100 मेगावाट से काम चल जाएगा, पूरे शहर का। हाँ, तो मतलब 12 भोपाल जैसे शहर अकेले इंदिरा गांधी पे इंदिरा सागर वाला अकेला संभाल सकता है। हाँ। और ऐसे इतने सारे पावर प्लांट बने हुए हैं सर। आप जी, लेकिन ज्यादा पावर जो खर्च होती है वो इंडस्ट्री और खेती में होती है। करेक्ट। हाँ। तो आपने शहर का पूछा, तो शहर में तो सिर्फ लाइटिंग और एसी। हाँ, मैं तो समझने के लिए पूछा सर, लेकिन सबसे ज्यादा तो इसमें कम खर्चा होती है जी। अगर एक इंडस्ट्री में कोई उनने चालू कर दी बड़ी मशीन, जिसकी जो लोड है वो 10 मेगावाट है जी, तो एकदम से बड़ा लोड आ गया। करेक्ट। और ऐसी अगर 10 इंडस्ट्री हैं वहां, तो 100 मेगावाट तो एक इंडस्ट्रियल एरिया में ही लग रहा जी, जो कि एक पूरे बड़े शहर को दे सकता है जी। तो उस हिसाब से बढ़ जाता है। और खेती में पंप लगते हैं जी, सिंचाई के लिए बड़े बड़े पंप लगते हैं, 5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर, 50 हॉर्स पावर, तो वो भी बहुत ज्यादा पावर लेते हैं जी। तो उस हिसाब से बढ़ जाता है पावर कंजम्पशन। सर, आप इतने कमाल के किस्से बता रहे थे अभी तक का जो आपने बताया, और आप जिस लेवल पर हैं, आपने पॉलिसीज से लेके और लोगों से लेके और टेक्निकल लेवल से लेके आपने हर जगह काम किया हुआ है सर। सर, इतना बिजली उत्पादन होने की वजह से अगर आप मुझे किसी किस्से की वजह के तौर पे समझा पाएं कि कोई परिवर्तन जो आपने देखा हो शहर में, उसके बारे में अगर कुछ बता पाएं सर। तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये आया है कि मैंने खुद पढ़ाई की है लालटेन में। अच्छा। क्योंकि उस समय कोई पावर थी नहीं जी। जहाँ मैं रहता था, बड़ा शहर था झांसी यूपी का जी, लेकिन पावर थी नहीं। एक छोटा सा डैम बना था, माता टीला डैम, वहाँ पे, और उससे बहुत कम पावर बनती थी, करीब 30 मेगावाट बनती थी जी। तो वो कैंटोनमेंट और छोटे से एरिया को पावर दे पाती थी जी। तो हम लोग सब लालटेन में पढ़ते थे। जब पावर बननी शुरू हुई, थर्मल पावर पारीछा का बना वहाँ जी, तब पावर सब जगह आनी शुरू हुई और सबको लाइन भी डाली गई, वो सब किया गया। तब पहली बार हमने पावर देखी, और वो भी जब मैं 9th-10th में आ गया। तब तक आपने बिजली देखी नहीं थी? देखी नहीं थी। देखी नहीं थी सर बिजली? देखी मतलब अपने आसपास तो कहीं घर में नहीं देखी। कभी जैसे ट्रेन से बाहर जा रहे हैं तो देख लिया, लेकिन वहां तो नहीं देखा था। तो वो उसके बाद बिजली में पढ़ाई शुरू की मैंने, तो उससे ये अंदाज लगता है कि बिजली कितना ज्यादा चेंज डालती है। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आपके पास इतने अप्लायंसेस होते हैं कि अगर बिजली हो तो आपको कुछ करना ही नहीं है जी। हर चीज ठंडा करने के लिए एसी लग गया, कोई खाना बनाना है तो उसके लिए कुकिंग रेंज लग गई, अब तो गाड़ी भी चलेगी सर, गाड़ी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई जी। तो अब तो सब चीज इलेक्ट्रिक से होने लगी है जी। तो अब तो बिना बिजली के रहना ही मुश्किल है, सोचना भी मुश्किल है कि हम बिना बिजली के रह पाएंगे जी। तो इतनी बिजली बजने से हम लोग का सबकी लाइफ चेंज हुई, काफी कुछ चेंज हुआ, काफी चेंज हुई। और दूसरा एक रेवोल्यूशन आ रहा है सोलर। इंडस्ट्रीज का आना भी इससे ज्यादा हुआ सर इसकी वजह से? इंडस्ट्री भी इससे ज्यादा है जी, क्योंकि इंडस्ट्री पहले डीजल और उससे चलती थी तो बहुत पॉल्यूशन होता था और बहुत खर्चीला पड़ता था। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बिजली आने से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन साफ सुथरा भी हुआ और सस्ता भी हुआ, तो उससे कम्पिटिटिवनेस बढ़ी। और अभी जो सोलर आ गया है ये बहुत अच्छा है। मैंने भी अपने घर में 3 किलोवाट का सोलर लगाया हुआ है जी। उससे क्या फायदा होता है कि क्लीन एनर्जी है ठीक, आप कुछ भी ना तो जला रहे हो ना कुछ कर रहे हो, धूप को कन्वर्ट कर रहे हो बिजली में जी। और ये बिजली सबसे साफ सुथरी होने के साथ साथ बहुत सस्ती है क्योंकि जो खर्चा आपका आया है उसके हिसाब से 2 रुपए यूनिट पड़ती है ठीक, और जो आपको ग्रिड से सप्लाई मिलती है वो 6 रुपए यूनिट मिलती है, 3 गुना। तो ये फर्क उससे आ रहा है। तो धीरे धीरे लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं और काफी सोलर पावर जनरेशन भी विभिन्न स्टेट्स में हो रहा है। तो बिजली काफी अंतर डालती है लाइफ स्टाइल में। सर, इस पूरे प्रोजेक्ट में, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के अंदर का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है सर? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। पहले जो था एनवायरनमेंट
वो नदी बिल्कुल साफ सुथरी बहती रहती थी और जब बाढ़ आती थी तो उसमें पेड़ और मड ये सब दिखता था, लेकिन जैसे ही बारिश का सीजन खत्म होता था, अक्टूबर का महीना आता था, फिर साफ सुथरी नदी बहने लगती थी। लेकिन वो सारा पानी जो है वो अरेबियन सी में चला जाता था और आसपास जो है जो बड़े किसान थे वही थोड़ा फायदा ले पाते थे, बाकी कुछ नहीं। तो अन्न उत्पादन बहुत कम था, अकाल बहुत पड़ते थे, गरीब किसान बेचारे भूखे मरते थे, शहर के गरीबों को भी खाने को नहीं मिलता था। और फेमीन आपने सुने ही होंगे, 1942 का फेमीन की लाखों लोग मर गए थे अपने यहाँ। तो वो सब चीजें होती थी। इनके आने से, नदी पर डैम बन जाने से, इन सब चीजों से पानी मिला, खेती में सुधार हुआ, उत्पादन बढ़ा, अकाल पड़ना एकदम खत्म हो गया। अब आप कभी कहीं भी अकाल की बात नहीं सुनते, लोग मरते नहीं हैं। ग्रीन हुआ, जैसे मध्य प्रदेश इतना ग्रीन हो गया है इन डैम्स की और कैनाल्स और इन सब की वजह से, उससे बारिश बहुत होती है। इस बार ही करीब 60% ज्यादा बारिश हुई है। और हमने देखा जो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने कहा था 28 मिलियन एकड़ फीट पानी हर साल एवरेज आना चाहिए, मैं देखता हूं कि उससे ज्यादा ही 35 मिलियन एकड़ फीट, 34 मिलियन एकड़ फीट पानी नर्मदा में आ रहा है अधिकांश वर्षों में। 2-4 वर्ष ही ऐसे होते हैं जब 28 या उससे थोड़ा कम होता है, बाकी सब सालों में उससे ज्यादा ही पानी आता है। तो एनवायरनमेंट में एक तो पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ी है, ग्रीनरी बढ़ी है, उससे अन्न उत्पादन बढ़ा है, लोगों को प्रॉस्पेरिटी मिली है, खाने को दिक्कत नहीं है। जो भी आस पास नदी के एरिया में जंगल होते थे, उनकी कटाई हो जाने से वो गायब हो जाते थे और खत्म हो जाते थे। नदी में पानी हमेशा रहने से और इरिगेशन की फैसिलिटी होने से अब नदी के किनारे आपको पेड़ हमेशा दिखेंगे। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बुशेज हमेशा दिखेंगे। अगर कटाई हो भी रही है तो उग भी जल्दी रहे, तो भी उग भी जल्दी रहे। तो ये सब चीजें फर्क डालती हैं और इससे पशु पक्षी भी लाभान्वित होते हैं, बर्ड्स भी खूब दिखती हैं नर्मदा वैली डेवलपमेंट के कारण। शहरों को पानी खूब मिलता है, जैसे इंदौर और भोपाल शहर की पेयजल जो है वो नर्मदा से ही आता है। अच्छा। इंदौर में 3 फेज में 3 बार बना वो। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज जब मैं था वहाँ कलेक्टर तब सेकंड फेज आया, अब थर्ड फेज आ गया। इतना पानी नर्मदा से ड्रॉ करके वो इंदौर के शहर को सप्लाई करते हैं कि किसी तरह की पानी की किल्लत वहाँ नहीं है। सर एक बार फेज को समझा दीजिए कि फेज क्या होता है। सर फेज होता है कि जैसे अभी इंदौर की पॉपुलेशन जो है 5 लाख है जी, तो उन्होंने बनाया 10 लाख के लिए, ठीक है, इतना पानी लाओ तो इससे 10 लाख हो जाएगा। वो 10 लाख हो गया 10 साल में, ठीक बात, और पानी कम पड़ने लगा जी, तो सेकंड फेज प्लान किया गया जी, अच्छा, कि भाई इसे 20 लाख करो। तो सेकंड पाइपलाइन डाली गई नर्मदा से लेके इंदौर तक, काफी लंबी पाइपलाइन जी, तो वो डाली गई, वो सेकंड फेज हुआ और 20 लाख पॉपुलेशन के लिए हुआ। वो 6 साल में 20 से ऊपर हो गया। अच्छा। तो उसे थर्ड फेज लाना पड़ा। तो इस तरह से वो फेज वाइज नर्मदा पेयजल योजना जो है इंदौर की बनती गई। सर 4 स्टेट्स के बीच में ये कोलैबोरेशन है, ये पूरा प्रोजेक्ट, चारों स्टेट्स का आपस में काम करने का तरीका किस तरह है, उसके बारे में अगर आप मुझे कुछ बताएं कि ये कोलैबोरेशन कितना पॉजिटिव है देश को देखने के लिए, कि इस तरह सारे स्टेट आपस में मिलकर किस तरह ग्रो कर सकते हैं, इस बारे में अगर कुछ बताएं तो सर। हाँ, ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। कई जगह ये डिस्प्यूट्स होने से परेशानियां होती हैं और जो इंटरनेशनल होते हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ है जी, झेलम नदी, सिंधु नदी, चिनाब नदी, इन सब के पानी जो है ओरिजिनेट होते हैं हमारे यहाँ जी, फिर पाकिस्तान में बह के आते हैं, फिर हमारे यहाँ आ जाते हैं। करेक्ट सर। तो उसमें वाटर शेयरिंग जो है जी, कैसे हो क्या हो, तो उसमें इंटरनेशनल ट्रीटी से होता है। ठीक बात। अपने देश के अंदर ही विभिन्न राज्यों के बीच जो वाटर शेयरिंग है वो इस तरह से होता है कि केंद्र शासन कोई पंचायत बना देता है, जैसे नर्मदा का नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना दिया जी, तो पंचायत कहते हैं उसे हिंदी में, वो बना देते हैं। वो सबको सुनवाई करके पूरा सर्वे करके असेस करके वो तय कर देते हैं किसको कितना पानी मिलेगा। फिर इसके स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे नर्मदा के संदर्भ में एक है नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा। हाँ, और 4 चीफ मिनिस्टर उसके मेंबर हैं जी, और जो दूसरे लोग हैं वो उसके एसोसिएट मेंबर हैं। ठीक। वो साल में एक बार मिलती है और तय करती है, कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हल करते हैं जी। फिर नर्मदा कंट्रोल बोर्ड होता है जो अधिकारी लेवल का होता है, वो अधिकारी लेवल पर तय कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं, जो समस्याएं सुलझा सकते हैं, और जो नहीं सुलझा पाते हैं वो
नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी को ऊपर भेज देते हैं प्रधानमंत्री के सामने, उससे हल होती है। इस तरह से स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, उनके ऑफिसेज हैं, और किसी भी तरह की समस्या आने पर वो मॉनिटरिंग करते हैं, उसके बारे में वो पूरी जानकारी देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, और जहाँ जिस लेवल पर हल हो जाए वहाँ हल कराते हैं, और नहीं तो टॉप लेवल पे जाके हल हो जाती है। तो इससे झगड़े फसाद नहीं होते, आसानी से सब चीजें हल होती जाती हैं। अब जैसे रिव्यू आ रहा है, रिव्यू होगा तो इसके लिए केंद्र सरकार एक पंचायत फिर से बना देगी, ठीक है, सबको सुनेंगे, सबके दावे, सबकी आपत्तियां, सबके एविडेंस देखेंगे, और उसके अनुसार वो निर्णय दे देंगे, और वो निर्णय सब पर बंधनकारी होता है क्योंकि सबकी सहमति होती है। करेक्ट। तो बड़ा एमिकेबली सेटल हो जाती हैं ये चीजें, तय हो जाती हैं। सर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो आपके रहते रहते, और भी एक तो आपने बताया, और कोई कॉन्फ्लिक्ट आपको याद आता हो जो बहुत ही खूबसूरती से सॉल्व हुआ हो? कोई कॉन्फ्लिक्ट याद आता है सर? कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं याद आता है, लेकिन ये विभिन्न नेताओं का वो याद आता है, लेकिन उससे क्या होगा कि किसी की तारीफ हो जाएगी, किसी की आलोचना। अगर कोई पॉजिटिव योगदान हो तो सर बताइए। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि जैसे दिल्ली में नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी ने ऑफर किया जी, एक विवाद आया कि साहब गुजरात ये बनाना चाहता है, उसमें इतने करोड़ खर्चा आएगा, और उसमें इतना पैसा लगेगा, उसमें मध्य प्रदेश को इतना शेयर देना होगा जी। तो प्रधानमंत्री ने पूछा, भाई बताइए गुजरात वालों ने कह दिया कि दिया। अच्छा। मैंने अपने सीएम से पूछा फोन करके, तो पता ही नहीं चला, क्योंकि सीएम कहीं बिजी हैं, कोई इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो कहीं कुछ हो रहा है। इस तरह की चीजें होने से हम नहीं बता पाए जी, तो उस दिन फैसला नहीं हो पाया जी, फैसला टल गया जी। 5-6 दिन बाद जब सीएम के पास फाइल पहुंची, निर्णय हुआ, वो सब बताया, तो उन्होंने वही कहा कि हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं, हम कैसे देंगे। तो वो फैसला थोड़ा और रुका रहा। तो गुजरात ने फिर कहा इनका भी हम दे देंगे। अच्छा। आप तो करिए क्योंकि हमें पानी चाहिए, और उन्होंने करवा लिया। तो ऐसी चीजें भी बहुत हुई इस दौरान, लेकिन इसमें क्या है कि वन साइडेड है जी, क्योंकि गुजरात वाज बेनिफिशियरी, करेक्ट, गुजरात हैड मनी, गुजरात वांटेड इट जी, क्योंकि उनके लिए तो इतनी डिमांड थी जी, इतनी ज्यादा, क्योंकि पब्लिक को पानी चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, वो कर सकते थे। हम लोगों के यहाँ पानी की उतनी कीमत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर भी अभी अच्छा है जी, बारिश भी खूब होती है जी, पानी की उस तरह की जरूरत नहीं है, किल्लत नहीं है, इसलिए हम लोग उसको सीरियसनेस से नहीं लेते हैं। ठीक बात है सर। सर फ्यूचर क्या है इस प्रोजेक्ट का, और देश में ऐसे कौन से और प्रोजेक्ट्स हैं जिनको देख के आपको जो इस लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, और इन सब का फ्यूचर क्या है सर? देखिए फ्यूचर तो इन सब का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अभी भी हमारे यहाँ जनसंख्या रुकी नहीं है, और बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराना, फूड प्रोडक्शन करना, उसके लिए जरूरी है कि ऐसे डैम बनते रहें, नहीं तो आप कहाँ से लाओगे, क्योंकि बारिश तो 3 महीने होती है, 3 महीने में आप एक फसल कर सकते हो, आपको 3 फसल करनी है, तो उनके लिए पानी चाहिए, पानी रोकिए, और रोकने के लिए डैम चाहिए। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में नदी जोड़ो परियोजना की बात उठी थी, उन्होंने कहा था कि हम नदी जोड़ेंगे। वैसे उसके पहले भी उठी थी, केएल राव साहब ने तो एक रिपोर्ट भी बनाई थी कि हमें रिवर लिंकिंग करनी चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको आगे बढ़ाया, और पहले मध्य प्रदेश ने पहल करते हुए चंबल बेतवा लिंक, केन बेतवा लिंक, ये सब इन्होंने MOU साइन किए, यूपी और MP के बीच में साइन हुआ, और केन बेतवा लिंक का मुलायम सिंह यादव वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, हमारे यहाँ गौर साहब थे, तो ये साइन हुआ था, और ये अभी काम भी शुरू हो रहा है। चंबल बेतवा लिंक ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच हुआ, तो वहाँ वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर थी, यहाँ पे गौर साहब थे, तो वो भी साइन हुआ। तो ये लिंकिंग प्रोजेक्ट्स भी बढ़ रहे हैं, और इनमें इरिगेशन, पावर जनरेशन, ये सभी चीजें शामिल होती हैं, और ये लाखों हेक्टेयर एरिया में पानी पहुंचा देते हैं, ऐसी व्यवस्था इनमें है। तो मुझे ये लगता है कि नदी जोड़ो परियोजना, डैम्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन, इन सब के कारण ही हमारा देश जो है, जो आज न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है, कर पाता है जी। जबकि एक जमाना था कि मैक्सिकन व्हीट पे हम लोग जिंदा रहते थे, वहां से जब तक वो लाल गेहूं नहीं आता था, खाना ही नहीं मिलता था यहाँ। तो वो चीज से हम एकदम से सेल्फ सफिशिएंट भी हो गए, और एक्सपोर्टर भी हो गए।
आज मध्य प्रदेश इतना एक्सपोर्ट करता है गेहूं कि उसका जो सिलेक्ट व्हीट आटा जो पूरे विश्व में बिकता है। अच्छा। मध्य प्रदेश के नाम से जी। मध्य प्रदेश के सिलेक्ट व्हीट से बना हुआ, शरबती गेहूं से बना हुआ आटा है पूरे विश्व में। मैं अमेरिका जाता हूँ बेटियों के पास तो वही आटा मिलता है वहाँ। अच्छा। हाँ, सब जगह वही मिलता है। तो ये चीज जो है बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए जरूरी है। विरोध इसका जरूर है, विरोध वाजिब भी है। क्या है, मनुष्य बहुत लालची है। जब भी हम डैम बनाते हैं तो उसमें रिजर्वायर की रेगुलेशन मैनुअल बनती है कि जैसे बारिश के दिनों में आप कब तक कितना भरोगे। हम जैसे पहले ही खूब बारिश आई तो पूरा ही डैम भर लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये नहीं सोचते कि अगर कल के दिन बादल फटा और बहुत ज्यादा पानी आया, डैम भी फूटेगा और बाढ़ आ जाएगी और सब लोग बह जाएंगे, तबाही हो जाएगी। लेकिन लालच हमें इतना रहता है कि अरे भर लो भाई, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो एक तो वो ग्रीड, दूसरी क्या है कि उसमें ये प्रावधान रहता है कि नदी जो है वो जीवंत एक लिविंग बॉडी है। जैसे हम हैं वैसे ही नदी भी लिविंग बॉडी है। उसमें करोड़ों जीव जंतु रहते हैं, कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, मेंढक, तरह तरह के रहते हैं और ये सब बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। जो भी गंदगी आती है, आप लोग खाना वाना वेस्ट करते हो, वो नदियों में जाता है, वो खा लेते हैं, उससे साफ कर देते हैं और उससे नदी जो है जीवित बनी रहती है। वो अपने को खुद क्लीन कर सकती है, खुद अच्छा रख सकती है। आप बारिश में उस तारीख तक जितना भरने का प्रावधान है उतना ही भरोगे और जब बारिश नहीं हो तब हमेशा इतना पानी आप रेगुलर छोड़ोगे। भले ही पावर बनाए या नहीं बनाए, लेकिन आप उतना पानी तो छोड़ोगे। ठीक बात है सर। और उससे दूसरी चीज होती है, दुर्घटनाएं नहीं होती। जो भी वहाँ का प्रशासक हो उसे बड़ी कड़ाई से बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को तवज्जो दिए आपको अपनी मैनुअल के अनुसार बिल्कुल सिस्टमेटिक करना चाहिए ताकि जनधन की हानि ना हो, नदी जीवित बनी रहे और आपका पूरा सिस्टम हमेशा अच्छी तरह काम करता रहे। ये होना चाहिए। नर्मदा को इतना अच्छा मानते हैं, जैसे गंगा में अगर आप नहा लो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन नर्मदा के आप सिर्फ दर्शन कर लो तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसी मान्यता है। और एक गुजरात से आए थे अमृतलाल बेगड़, वो गुजराती थे, अब तो बेचारे नहीं हैं, 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई। उन्होंने कई बार पूरी नर्मदा नदी की परिक्रमा की है। इतना पवित्र माना जाता है कि उसकी परिक्रमा की जाती है। इनफैक्ट हमारे यहाँ के एक नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी 2 बार परिक्रमा की है नर्मदा की। तो इस नदी में इतनी ज्यादा पवित्रता मानी जाती है, इसको कुंवारी नदी माना जाता है। दूसरी नदियों को मैरिड माना जाता है, नर्मदा को कुंवारी नदी माना जाता है कि वर्जिन रिवर है और साफ सुथरी है। और आज भी इसका पानी इतना बढ़िया है, क्योंकि जब मैं था तो मैंने करीब 100 स्टेशन बनवाए थे टेस्टिंग के, वाटर टेस्टिंग के। सारे स्टेशंस पर पानी के बारे में आया कि पीने योग्य पानी है, बिना किसी छानने, बिना किसी उसके, ये पीने योग्य पानी। काफ़ी वैल्यू उसकी मानी जाती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको से देना चाहता हूं कि आपने जिन तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम किया और जिस तरह के अधिकारी आप रहे, देश का उससे बहुत 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 भला हुआ है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमको देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देश को देने के लिए। जेके सुपर पॉडकास्ट की तरफ से सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छे पियर्सिंग सवाल पूछे और उससे मुझे सब याद आ गए और मैंने आपको बताया। जी सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।